Hello everyone. Welcome to Madam H yet again. Well, this is our third video in our series Categorically, which deals with free crash course for all the CLAT aspirants. First of all, I would like to thank you all for the first 50 subscribers that we have hit with a sheer hard work and cut-to-cut content that will enrich your preparation. We are committed to provide you with only that content that helps you to ace the exam. We do not flood you with PDFs with never-ending scenario. So, hit that subscribe button for more enriching content. Now, in this video, we are going to talk about some important international organizations that are in news. This is the first part, and we can come up with the second part. If you really like this video, then we'll try to come up with the second part dealing with another set of important international organizations. Okay, let us begin. Have you ever wondered how global leaders try to shape the global policies and they try to affect the scenarios going around the world? Because while you were scrolling, somebody was attending a meeting behind the closed doors and creating a policy that not only affects their country but also the world at large. In this series, we'll begin with the first international organization, that is BRICS. So the video does not get little lengthy, so I have tried to write down a few things beforehand, and the important things that I have not written yet, I will try to write it in front of you so that you remember. See, यहाँ पे मेरा पर्पज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मेरा पर्पज़ यहाँ पे एम है मेरा आपको याद कराना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत सारे टेलीग्राम्स चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे तो अनलिमिटेड सेट ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ये चीज़ें समझाते हैं, बट समझाता हर कोई है बट याद हर कोई नहीं कराता है। और अगर आप समझ भी लेंगे बट उसको एग्ज़ाम तक कैरी नहीं कर पाएंगे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, इवन मैंने भी ये प्रॉब्लम अपने बहुत सारे एग्जाम्स में फेस करी है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आप 2 ऑप्शंस तो बहुत ईजिली एलिमिनेट कर लेते हैं, यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस जिसमें आपको लगता है ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। दैट इज़ द डिसाइडिंग पॉइंट, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो हर कोई एलिमिनेट कर ही लेता है देख करके, बट जो लास्ट के 2 ऑप्शंस बचते हैं वो मेन एक क्रूशियल पॉइंट होते हैं और वहाँ से ही सब कुछ डिसाइड होता है। क्लियर? सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट अस कम टू द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ब्रिक्स. Now, as we all know that BRICS, अभी अच्छा, first of all let me understand, like let us understand why is BRICS in so much of news. So BRICS का ना अभी 17th summit held हुआ है, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में. ठीक है, ये 17th समिट ब्रिक्स का हेल्ड हुआ है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ऑल्सो ही अटेंडेड. सी वी आई हैव ट्राइड टू अटैच अ पिक्चर फ्रॉम ब्रिक्स. Okay, this is the 2025 summit, so I have tried to attach this picture. You can easily see that our prime minister is also attending this conference or this summit. Clear? summit का अच्छा क्या मतलब होता है, एक सेकेंड लेके समझ लेते हैं. कॉन्फ्रेंस होता है, समिट होता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपने इंटरचेंजेबली सुने होंगे. समिट का मतलब होता है जैसे माउंटेन का जो समिट होता है ना, हम लोग बोलते हैं माउंटेन का पीक मीन्स द टॉप पार्ट. तो आपको ये समझना है कि समिट को हिंदी में बोलते हैं शिखर सम्मेलन, यानी कि जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो टॉप पीक, जो माउंटेन पीक का जो टॉप होता है उसको हम समिट बोलते हैं. तो वहाँ पे जो टॉप लीडर्स होते हैं दे अटेंड और दे रिप्रेजेंट देयर कंट्री. ठीक है, तो अभी समिट हेल्ड हुआ है. क्लियर हो गया ये बात? अब देखिए ब्रिक्स. ब्रिक्स का क्या सीन है कि ब्रिक्स जब बना था तो ओरिजिनली सिर्फ ब्रिक था, BRIC. ठीक है, सिर्फ ब्रिक था और ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिन्हें नहीं पता है वो देख लो. B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. क्लियर? अब ये ब्रिक्स हो गया. ठीक, अब देखो ब्रिक्स जो है, ये जो वर्ड है ब्रिक्स, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर 2001. ठीक है, यूज्ड इन 2001
बाय अ पर्सन नोन एज जिम ओ नील। ठीक है, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे एक फाइनेंस का पूरा एक बहुत बड़ा सा वो एक नेटवर्क है, उसके एक इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील। ही यूज्ड द वर्ड ब्रिक first time in the year 2001 where he wanted to show the world, or he used this word in the context that these are the global rising economies। ये economies अब grow कर रही हैं, these are the growing economies। clear, ये हो गया। अब देखो ये पहली बार यूज़ हुआ, साउथ अफ्रीका added in 2010, or I should say South Africa joined this grouping in 2010, and after 2010 it became BRICS, BRICS, BRICS। clear। अब देखो ये जो समिट हेल्ड हुई है, 17 समिट जो हमारी हेल्ड हुई है, इसकी थीम है, और ये बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है, और देखो ये थोड़ी लेंदी है। अब यहाँ पे वो वर्ड आपको वर्ड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो वो यहाँ पे सस्टेनेबल गवर्नेंस की जगह में भी वो यहाँ पर कुछ वर्ड को चेंज करके में भी लिख सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, बच्चे ने पूरा लाइन से सही पढ़ा, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, बच्चे ने टिक मार दिया, गलत हो जाएगा। तो आपको ये थीम, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इसको ऐसे याद रख लो कि ग्लोबल साउथ है, मैं एक आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट। तो ग्लोबल साउथ है ये सारे कंट्रीज़, वैसे सारे तो कंट्रीज़ जो इसमें है वो ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है, बट दे आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ। तो ये याद रखो, हमें ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करना है, कोऑपरेशन करना है और गवर्नेंस करना है। तो ये जो 3 वर्ड्स है ना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये की पॉइंट्स याद रख लो। बाकी ऑफ, फॉर, एंड, मोर, ये सब तो उसमें लगा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है। ये वन लाइनर आइलेट, एलेट जो भी बोलते हो यार आप लोग, एलेट में भी ये पूछ सकते हैं। लेटेस्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया है दैट इज़ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, इंडोनेशिया बिकम्स द 10th मेंबर। ठीक है, इंडोनेशिया ने इसको जनवरी 2025 में इसको ज्वाइन किया है। ठीक, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो इसके अलावा और भी कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीज़ देखो, अगर आप देखोगे जैसे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, इसको आपके ज्वाइन किया है ईरान ने, इसको ज्वाइन किया है आपके यूएई ने। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसने किसने और ज्वाइन किया है। ठीक है, ये पहले के ज्वाइनीज़ हैं। और ईरान हैज़ ज्वाइंड, इजिप्ट हैज़ ज्वाइंड, इथियोपिया हैज़ ज्वाइंड एंड यूएई हैज़ ज्वाइंड। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हो गए? 1 2 BRICS 5 ये हो गए, 6 इंडोनेशिया, 7 8 9 10। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इफ़ यू लुक एट द वेबसाइट ऑफ ब्रिक्स, वो बोलता है कि सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन किया है। हाउएवर, अगर आप बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, इफ़ यू रीड न्यूज़ आर्टिकल्स यू विल फाइंड कई जगह ऐसा बोला गया दैट सऊदी अरेबिया हैज़ येट नॉट डिक्लेयर्ड हिज असेंट फॉर ज्वाइनिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो आप ये याद रखो, देयर इज स्टिल अ डिलेमा रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने रेड से इसलिए लिखा है, वही हमारा रेड फ्लैग। ठीक है, ये हमारा रेड फ्लैग हो गया, यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ। ठीक है, ये हमारा रेड फ्लैग हो गया, इसको हमें याद रखना है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ डिलेमा है तो आई डोंट थिंक कि क्लैट ये क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस चीज़ को पूछेगा, बिकॉज इसको लेकर के डाउट है। बट इफ़ यू गो बाय द वेबसाइट ऑफ ब्रिक्स, वहाँ पर लिखा है कि सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है, विच इज़ काइंड ऑफ ऑफिशियल डेटा। हाउएवर, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और बहुत सारे ऐसे जगह पे मैंने देखा जहाँ पर लिखा है सऊदी अरेबिया ने नहीं ज्वाइन किया है। तो ये याद रखिए कि लेटेस्ट मेंबर जो है वो आपका इंडोनेशिया है, जिसने 25 में ज्वाइन किया है। उसके अलावा ये जो कंट्रीज़ और हैं, ठीक है, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया एंड यूएई, इन्होंने भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। क्लियर?
आई होप यहाँ तक एकदम सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक क्या है ये मैंने बता ही दिया। इट वॉज कॉइंड बाय जिम ओनील इन 2001, साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये जो 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है जो ब्रिक्स कंप्राइज करता है, ब्रिक्स कंट्रीज कंप्राइज करते हैं, और 37 to 38 जो परसेंटेज है ये ग्लोबल जीडीपी का कंप्राइज करते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसका है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज का ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक, अब देखो एक बात यहाँ से समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं विच इज़ नोन एज डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन क्या होता है? एज वी ऑल नो कि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो मोस्टली डॉलर में होता है। ठीक है, डॉलर जो हमारी करेंसी, हमारी नहीं मतलब यूएस की जो करेंसी डॉलर है उसमें अमेरिकन डॉलर में मोस्टली जो ट्रेड होता है। ठीक है, अब है क्या, उससे डॉलर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? डॉलर का डोमिनेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे ही अगर डॉलर पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा उससे जितनी भी कंट्रीज़ डॉलर पे रिलाय करती हैं ट्रेड के लिए उन पर भी असर पड़ेगा। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने एक पहल निकाली, ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव निकाला जिनका कहना था लेट अस मेक आवर ओन करेंसी। ठीक है, लेट अस मेक आवर ओन करेंसी। हम एक ऐसी करेंसी निकालते हैं जो कि ब्रिक्स की करेंसी होगी। ठीक है, ब्रिक्स की करेंसी होगी और जितनी भी कंट्रीज़ ब्रिक्स की मेंबर हैं वो सब उसी जो करेंसी हम बनाएंगे उससे ट्रेड कर सकती हैं, और वी विल गो टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। जब भी किसी भी चीज़ के आगे हम वर्ड डी लगा देते हैं मतलब उसको हम रिमूव कर रहे हैं। डिटैच, ठीक है, डिक्रिप्ट, ठीक है, डिलीट, तो हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर एंड इट्स यूज एंड वी विल गो टुवर्ड्स मेकिंग आवर ओन करेंसी सो दैट हम उसके ऊपर रिलाय नहीं करें। किसके ऊपर? डॉलर के ऊपर रिलाय नहीं करें टू डू आवर ट्रेड। क्लियर हो गया? तो ये डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं जिससे कि हमारा रिलायंस डॉलर पे ख़त्म हो जाए। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इसकी कुछ पार्टनर कंट्रीज़ हैं। देखिए ऊपर की जो कंट्रीज़ हमने लिखी वो मेंबर कंट्रीज़ है। देखो कंफ्यूज मत होना, ऊपर की जो कंट्रीज़ है वो मेंबर कंट्रीज़ हैं, और अब जो मैं कंट्रीज़ के नाम लिखा रही हूँ ये हमारी पार्टनर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी पार्टनर कंट्रीज़ हैं? बेलारूस, बोलिविया, डबल बी हो गया है, ठीक है, बोलिविया, देन क्यूबा, देन नाइजीरिया, क्लियर, उसके बाद वियतनाम, then it's Uganda, थाईलैंड, शॉर्ट में मैं लिखूंगी उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, एंड कजाकिस्तान। ठीक है, ये इसकी पार्टनर कंट्रीज़ हैं। और एक लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट इंडिया विल होस्ट और इंडिया विल बी द चेयर फॉर ब्रिक्स समिट 2026। ठीक है, तो ये कौन सा 18th समिट हो जाएगा हमारा, क्योंकि 17th तो अभी हुआ ही है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, लास्ट का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दैट इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स समिट फॉर 2026। एक बार क्विकली रिकॉल कर लो, ब्रिक्स है जो पहला बार ये वर्ड यूज़ हुआ था 2001 में बाय जिम ओनील। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 17th समिट हुआ रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक, ये इसकी थीम है। एक ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सऊदी अरेबिया को लेकर के डिलेमा है, वेदर इट हैज़ जॉइंड और वेदर इट हैज़ नॉट जॉइंड। एज़ पर द वेबसाइट सऊदी अरेबिया का नाम वहाँ पे शो करता है, बट एज़ पर न्यूज़ आर्टिकल्स वहाँ पर नाम शो नहीं करता है। देन यू हैव ईरान, यू हैव इजिप्ट, यू हैव इथियोपिया, यू हैव UAE। दीज कंट्रीज हैव जॉइंड ब्रिक्स। द लेटेस्ट मेंबर टू जॉइन ब्रिक्स इज़ इंडोनेशिया।
उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। इनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दे वांट टू गो टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, ताकि उनका डॉलर का प्रेवलेंस या डोमिनेंस कम कर सकें। These are your partner countries and India will host BRICS Summit 2026। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो जाता है ब्रिक्स। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बाहर बहुत ज़्यादा आपको ब्रिक्स पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा एग्जॉस्टिवली मैंने यहाँ पर ब्रिक्स कवर कर दिया है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट इज़ आर नेटो। आप सबने नेटो बहुत सुना होगा न्यूज़ में। नेटो बहुत सारे रीजंस की वजह से नेटो है न्यूज़ में। एक तो रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली नेटो का एक समिट हेल्ड हुआ। ठीक है, नेटो समिट वाज हेल्ड। ठीक है, ये अभी हाल ही में हुआ है, हेग में, वाज हेल्ड इन हेग। हेग हमारा कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में है। ठीक है, हेग नीदरलैंड्स में अभी रिसेंटली नेटो का समिट हेल्ड हुआ। दूसरा रीज़न क्या है? सबको पता है रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से नेटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बिकॉज यूक्रेन वांट्स टू जॉइन नेटो एंड रशिया डज नॉट wants it to go। अब देखो नेटो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, नेटो का फुल फॉर्म क्या है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? देखो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मैप में समझो, हमारा यहाँ बीच से देखो, ये अप टू द स्केल नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये अप टू द स्केल मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मान के चलो रफली इधर से कहीं से इक्वेटर पास करता है हमारा। मैं इसको रब भी कर दूँगी, अभी समझ लो बस। रफली इक्वेटर पास करता है, आपका ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा साउथ हो जाता है। ये जो ओशन है हमारा, ये वाला जो ओशन है, दिस इज़ योर एटलांटिक ओशन। ठीक, ये हमें पता ही है। अब एटलांटिक ओशन है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ एटलांटिक ओशन। और नीचे वाला हो जाएगा साउथ एटलांटिक ओशन। आप देखेंगे कि जो भी ये कंट्रीज़ मेंबर्स हैं नेटो की, वो सब कहाँ पे लाई कर रही हैं? नॉर्थ एटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो दे आर मेंबर कंट्रीज बेसिकली फ्रॉम यूएसए, सॉरी नॉट यूएसए, नॉर्थ अमेरिका आई शुड राइट। ठीक है, तो यहाँ जितनी कंट्रीज़ हैं वो कहाँ से हैं? नॉर्थ अमेरिका से हैं प्लस यूरोप से हैं। नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप। अब वो यूरोप वेस्टर्न यूरोप भी हो सकता है, ईस्टर्न यूरोप भी हो सकता है, तो आप ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेटर हो गया, मान लो 0 डिग्री, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, तो सारी कंट्रीज़ आपकी कहाँ पे लाई करती हैं? नॉर्थ अटलांटिक में लाई करती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको मैं क्लीन रखती हूँ। आई रब दिस, आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाती है फिर समझने में। ठीक है, तो एक ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो नेटो बहुत सारी वजह से न्यूज़ में मैंने बता दिया। अब इसको में तुमको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला याद रखना है स्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय साइनिंग, सॉरी मैंने सिंगिंग लिख दिया है, बाय साइनिंग अ डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन का नाम आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय साइनिंग अ डिक्लेरेशन, कौन सा डिक्लेरेशन? वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। ठीक है, वो बाय साइनिंग अ डिक्लेरेशन नोन एज वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। ठीक, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ये आपको इसको याद रखना है कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया। अब देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना है। ठीक, अब देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है, जो ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन का जो आर्टिकल 5 है, ठीक, आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट कलेक्टिव डिफेंस। नेटो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? नेटो जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल का ही तो नाम है ना, कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस मतलब कि अटैक ऑन वन कंट्री और अटैक ऑन वन मेंबर ऑफ नेटो विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। ठीक, ये कलेक्टिव डिफेंस का जो इनका प्रिंसिपल है या मैकेनिज्म है, ये इस पर वर्क करता है, कलेक्टिव डिफेंस। कितनी बार नेटो को इन्वोक किया गया है? तो इट हैज़ बीन इन्वोक्ड
इन्वोक्ड ओनली वंस। कब किया गया है इन्वोक्ड ओनली वंस? आफ्टर 9/11 अटैक्स, आफ्टर 9/11 अटैक्स, ठीक, इन 2001। तो इसको अभी तक एक बार ही इन्वोक किया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो नेटो के कितने मेंबर्स हैं, तो नेटो के 32 मेंबर्स हैं। आपको क्या सारे याद करने हैं? सारे आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स याद कराऊंगी मैं, क्योंकि वो कम है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 32 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर किसने ज्वाइन किया है? देखो ये यहाँ पर है, ये देखो ये है लेटेस्ट मेंबर, स्वीडन, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन है? स्वीडन। इसने कभी ज्वाइन किया? इसने ज्वाइन किया 2024 में। ये आपका लेटेस्ट मेंबर हो गया, ठीक। अब हमको क्या याद रखना है? हमको फाउंडिंग मेंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं? कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं? 12, ठीक। फाउंडिंग मेंबर्स हो गए 12। कौन कौन हो गए? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ठीक है, पोर्चुगल, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, यूएसए एंड यूके, ठीक है। तो ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अब एक देखो करंट अफेयर लिंकेज यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये हो गई आपकी करंट अफेयर लिंकेज। क्या करंट अफेयर लिंकेज है? नेटो ने बोला है कि इंडिया को अपने रिश्ते रशिया से ख़त्म करने पड़ेंगे एंड इंडिया शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, क्योंकि नेटो बना ही था एज एन एंटीथीसिस टू सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, जो कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया जिसका एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड मैनी ऑफ द प्रायर और द प्रीवियस यूएसएसआर कंट्रीज दे जॉइंड, दे बिकेम पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। और उसके बहुत सारे मेंबर्स जो कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हुए थे यूएसएसआर से, वो सब नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो इंडिया का रशिया से रशिया हैज़ ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत उसने हेल्प करी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा S-400 हमने वहीं से लिया था, बहुत सारी चीज़ें, और रशिया से हम बहुत ऑयल का ट्रेड करते हैं। तो नेटो ने बोला है, नेटो के चीफ ने बोला है कि इंडिया को अपने रिश्ते रशिया से ख़त्म करने पड़ेंगे और उनसे ऑयल नहीं लेना पड़ेगा। तो इंडिया ने रिजेक्ट किया है इस क्लेम को और बोला है कि वी हैव आवर एनर्जी प्रायोरिटी फर्स्ट। हमें अपना एनर्जी सेक्टर को, हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रशिया से हमें ऑयल लेना पड़ेगा और हम ऐसे किसी भी थ्रेट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसकी हमारी जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं वो हमारे डिपेंड करती हैं जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पे, और ऐसा डबल स्टैंडर्ड जैसा करके कुछ उन्होंने बयान दिया है, हमें उस पर नहीं जाना है। बट हमें इतना याद रखना है कि नेटो के चीफ ने बोला है कि हमको रशिया से दूरी बनानी पड़ेगी, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेटो, क्लियर। चलो अब आते हैं G7 पे। अब G7 भी पता ही है कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 51st G7 की समिट जो है कनान्स्की कनाडा में अटेंड करी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या इंडिया ने एज अ मेंबर G7 की समिट को या कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। प्लीज़ गिव योर आंसर्स इन द कमेंट्स, और ऐसे मत बोलना कि बस आंसर लिख देना, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग टाइम देख करके आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी होगा, और आप डायरेक्ट आंसर करेंगे तो जो अदर वॉचर्स या व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि आप मुझे करेक्ट कर रहे हो या मैंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इधर यू राइट डाउन आंसर और देन यू गिव योर आंसर, या फिर टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करिएगा। लेट्स गो एंड डेल्व इनटू इट, ठीक है। तो यू विल टेल मी कि क्या इंडिया मेंबर है G7 का कि नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो G7 क्या है। इट इज़ अ ग्रुपिंग, it is a grouping of the world's most
एडवांस्ड इकोनॉमीज़, ठीक है, जो वर्ल्ड की बहुत एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका ये एक समूह है, एक ग्रुप है। तो मेंबर कौन कौन से हैं इसमें? इसके मेंबर हो गए आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। ये हमारे इसके, ये आपके क्या हो गए? ये हमारे मेंबर्स हो गए, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन के भी जो हेड हैं दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड। हाउएवर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन इसके मेंबर्स नहीं हैं, क्लियर, मेंबर्स नहीं, बट दे वर इन्वाइटेड। सो नाउ यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, इंडिया ने इसको किस तरह से अटेंड किया। अगर मेंबर नहीं है, जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया, तो फिर इंडिया ने इसको किस तरह से कॉन्फ्रेंस को कैसे अटेंड किया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर हमारा G7 कंप्लीट हो जाएगा। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1975, क्लियर। अब देखो मैं क्यों कह रही हूँ G7 इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो देखो ईयर क्या है 1975, अभी क्या चल रहा है 2025, यानी कि 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, 50th एनिवर्सरी ऑफ G7, क्लियर, 50 साल पूरे हो गए। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कराऊंगी जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने एकदम चेरी पिक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पहले पार्ट 1 में उनको रखा है। इसके अलावा जो थोड़े सेकंड लेयर या सेकंड टियर के इंपॉर्टेंट बचेंगे उनको हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे कवर, बट आपको ये तो एटलीस्ट एकदम पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि 1975 इज़ नॉट द इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, 1973 में इस्टेब्लिश हुआ G7। तो देखो इफ़ यू डू रिसर्च यू विल कम टू नो, एक 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो उस ऑयल क्राइसिस को डील करने के लिए एक ग्रुपिंग बनाई गई थी, ठीक है, बट दैट वॉज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग, उसका नाम G7 नहीं था। हाँ 1973 में वो लोग मिले थे, बट वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए मिले थे, 1973 की ऑयल क्राइसिस को डील करने के लिए मिले थे, उसका नाम G7 नहीं था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको कि रशिया इसका पहले मेंबर हुआ करता था, ठीक है, रशिया अर्लियर वॉज अ मेंबर, ठीक है, तब ये G8 हुआ करता था, बट रशिया वॉज रिमूव्ड इन 2014 व्हेन इट अनेक्स्ड क्रीमिया। क्रीमिया एक एरिया है, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उस पर अनेक्स किया था क्रीमिया को। उसके बाद से इनको मतलब दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ G7 हु रशिया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने नेटो में पढ़ा कि ऊपर क्या है, वॉशिंगटन ट्रीटी हमने साइन करी, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, वी हैव साइंड अ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। तो क्या हमने G7 के लिए भी कुछ साइन किया है? तो नहीं, नो फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड, ठीक है, कोई फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं करी है। क्या इसका कोई सेक्रेटेरिएट है? सेक्रेटेरिएट, क्या इसका कोई सेक्रेटेरिएट है? इसका कोई ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि 40% ऑफ इनका ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये लोग, और 30 to 40%, ठीक है, अराउंड, ठीक है, रफली, ठीक है, अराउंड 40%, और 10% इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं, 10% पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट याद रख लो कि जो थीम है इस बार की वो क्या है। थीम के आपको 3 हिस्से याद रखने हैं थोड़े थोड़े से। पहला क्या है, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, ठीक है, प्रोटेक्टिंग आर कम्युनिटीज़। सेकेंड क्या कह रहा है, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी। और थर्ड क्या कह रहा है, सिक्योरिंग पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर, सिक्योरिंग फ्यूचर पार्टनरशिप, ठीक है, ये इसका थीम है, ठीक, क्लियर हो गया।
ये आपका G7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ हम। फोर्थ क्या है? बिम्स्टेक। अब देखो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, for multi-sectoral technical and economic cooperation। ये इसका फुल फॉर्म है। आई नो थोड़ा मुश्किल है बट याद हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर हो गया? न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हमारे जो पीएम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अप्रैल 2025 के अराउंड की न्यूज़ है। तो ही अटेंडेड द 6th समिट इन थाईलैंड। तो ये याद रखनी कि 6th समिट कहाँ पर हेल्ड हुई है? थाईलैंड में हेल्ड हुई है। हमारे पीएम ने इसको अटेंड किया है। थीम क्या थी इस बार की? बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन, 2 बार मन में बोल लो अपने, बिम्स्टेक प्रॉस्परस रेजिलियंट एंड ओपन। क्लियर? अब देखो इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं। तो मैंने आपके थोड़ा सा हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, देखो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। अब देखो ये बे ऑफ बंगाल है और ये सारे कंट्रीज़ इधर ही लाई कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स अगर पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टैब्लिश कब हुआ? स्टैब्लिश्ड इन 1997 बाय साइनिंग, क्या? बाय साइनिंग अ डिक्लेरेशन नोन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, ये न्यूज़ ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इवन अभी ये यूपीएससी में भी आया था। ठीक है, उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको हमने स्टैब्लिश किया है। और इनका एक मोटो है, या एक इनका एम कह सकते हैं, मोटो नहीं एम कहना चाहिए। इनका एम है वी वांट टू मेक प्रो बिम्स्टेक इनिशिएटिव्स प्रो बिम्स्टेक बाय 2030। अब ये 2030 याद रख लेना, ये 80 तो नहीं लग रहा, इसको याद रख लेना क्योंकि ये आपको हो सकता है 2050 कर दे या 2025 कर दे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बाय 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रख सकते हो, मन करे तो नेपाल एंड भूटान। ठीक है, हमारे दोनों छोटे भाई नेपाल एंड भूटान, दे जॉइंड इन द ईयर 2004। दे जॉइंड इन द ईयर 2004। ठीक है, ये मेंबर्स हो गए आपका। 6th समिट थाईलैंड में हुई थी और ये आपकी इसकी थीम हो गई। अब आज के लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज़ योर आसियान। ठीक है, अब आसियान क्या है? देखो आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, देखो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्लियर? ये देखो मैप है आसियान का और ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूने एंड फिलीपींस। ठीक है, और ये मैप वाइज आपको देखो, ये फ्लैग वाइज मैप मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, तो आप इसको यहाँ से रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, दे आर योर मेंबर्स। ठीक है, ये आपके मेंबर्स हो गए। अब देखो न्यूज़ में क्या है, इनके मेंबर्स लिखें। ये भी इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। ठीक है, देखो इसमें आपका नोट्स मैंने अटैच कर दिया है। 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका एक जो मोटो है, ठीक है, इनका जो मोटो है दैट इज़ वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं ये याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आसियान जो है वो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड ट्रेड का। ठीक,
पॉपुलेशन, जीडीपी, ये उतना नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये उतना नहीं भी याद रखोगे चलेगा। और ये आपको बस इतना याद रखना है कि ये दोनों समिट हुई थी। तो विद आसियान में ये सारी चीज़ें, मेंबर्स आपको याद रखने हैं, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या इसका मोटो है, मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोटो इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स और सेक्रेटेरिएट, ये देखो, ठीक है, ये इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट आपको ये याद रखना है, क्लियर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच इन न्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, हमने उनको बहुत डेप्थ में यहाँ पर डील किया है, ठीक है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, दिस पार्ट और दिस सीरीज़, प्लीज़ गिव योर कमेंट्स, प्लीज़ गिव योर व्यूज़, प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ ऑल्सो। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन आउटरीच पार्टनर, इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन आउटरीच पार्टनर, ठीक है। मैंने बता दिया है आंसर, बट आप लोग आई होप आंसर करोगे, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन आउटरीच पार्टनर। और ये पीडीएफ आपको इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। बट आई फर्मली बिलीव आप अगर अपने रनिंग नोट्स बनाओगे तो बेहतर होगा, बट इफ़ यू स्टिल वांट आई कैन प्रोवाइड यू विद दिस पीडीएफ, ओके। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर दिस विद ऑल दोज हु नीड। जो भी पढ़ना चाहता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है, आप प्लीज़ उनसे वीडियो शेयर कीजिए। बहुत लिमिटेड कंटेंट है, ज़्यादा नहीं देती हूँ कि जितना आप एग्ज़ाम में कैरी कर सको, बस उतना ही मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। एंड आई होप you like this free initiative from my end. So please do like, subscribe and share this video, and if you like, please tell me know so that I can come up with the part 2 of the same. So stay tuned with Madam H. Thank you so much.